एक बार वाद विवाद सभा में चर्चा का विषय था कि क्या साहित्य से कोई प्रभाव पड़ता है समाज पर या मानव जीवन पर। उसमें एक व्यक्ति उठकर बोला कि साहित्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर साहित्य का कोई प्रभाव हमारे समाज पर, हमारे मानव जीवन पर पड़ता तो कबीर जैसे साहित्यकार के बाद दुनिया में विषमता, दुनिया में अज्ञानता खत्म हो जाती। अब सोच में डालने वाला तर्क था कि बात तो सही है कि कबीर जैसे क्रांतिकारी कवि होने के बावजूद भारत में विषमता या पूरे विश्व में विषमता बनी रही। तो डिबेट यही आ जाती है कि साहित्य का प्रभाव क्या हमारे समाज और मानव जीवन पर पड़ता है, और साहित्य समाज और मानव जीवन के मध्य अंतर संबंध है या। आज हम लोग इसी बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र में हम दो प्रतिभा के बारे में पढ़ते हैं। प्रतिभा दो प्रकार की मानी गई है भारतीय काव्य शास्त्र में, एक भाववित्री प्रतिभा और एक कारित्री प्रतिभा। अभी आप टेक्निकल वर्ड्स में ना जाइए, बस मेरी बात को सुनते जाइए। एक प्रतिभा वो होती है जो साहित्यकार के पास होती है, और एक प्रतिभा वो होती है जो ऑडियंस के पास होती है, जो पाठक के पास होती है, जो सहृदय के पास होती है। ठीक है, अब साहित्यकार ने तो अपनी प्रतिभा से बहुत कुछ गहरा लिखा, लेकिन क्या आपके पास वो हृदय है? क्या आपके पास वो समझ है? क्या आपके पास वो क्रिटिकल थिंकिंग है जो आप उसकी गूढ़ता को समझ पाए? एक उदाहरण से समझाऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा। बचपन में हमारे यहां मेरे दादाजी साउंड रिकॉर्डर पे, टेप रिकॉर्डर पे गाना बजाते थे, और गाना होता था मोहम्मद रफी का, मुकेश का, किशोर कुमार का। अब मुझे नहीं समझ में आता था, मुझे बड़ा बोरिंग लगता था, मुझे लगता था कि क्या शोर है, कैसा क्या है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ जब संगीत सीखने में रुचि जागी, संगीत को समझा, संगीत को जाना और संगीत को जीना शुरू किया, तब जाकर मुझे लगा कि हां, यह है गूढ़ संगीत, यह है गहरा संगीत, यह है शास्त्रीय संगीत। अब गलती कहां थी? गलती मेरी थी, मेरी प्रतिभा की गलती थी कि मेरा ध्यान लगता था रैपर्स में, मेरा ध्यान लगता था 4 बोतल वोडका में। लेकिन जब मेरी प्रतिभा में यह गुणात्मक परिवर्तन आया कि मैं संगीत को जानने वाला हुआ, तब जाकर मुझे सही चीज समझ में आई। तो आप कैसे साहित्य को समझेंगे, कैसे निराला को समझेंगे, कैसे मुंशी जी को समझेंगे, जब तक आपके अंदर वो प्रतिभा नहीं है। किसी भी समाज में प्रतिभा का जो स्तर है वो 20 से 30% तक होता है मात्र। अर्थात हम कितने क्रिटिकल थिंकर्स हैं, इसका स्तर हमारे समाज में 20 से 30% है। उसके बाद तो बाकी भीड़ हो जाती है। ठीक है, और हर समाज में, सिर्फ भारतीय समाज में नहीं है, कहीं कहीं इसका जो अंकन है, कहीं कहीं इसके आंकड़े कुछ ज्यादा हैं, कहीं कहीं इसके आंकड़े कुछ कम है। तो हमें अगर साहित्य को समझना है, हमें अगर साहित्य के महत्व को समझना है, तो हमें क्रिटिकल थिंकर्स बनना पड़ेगा। हमें इंटरप्रिटेशन की क्षमता अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। हम चीज को, हम किसी भी वस्तु को किस ऑब्जेक्टिविटी के साथ देखते हैं, कितने एंगल्स के साथ देखते हैं, वो एंगल्स हमें डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके हम चीजों को समझ पाएंगे। साहित्य को समझना आसान नहीं है। लोग कहते हैं अरे ये तो साहित्य लिखते हैं, ये तो हिंदी साहित्य लिखते हैं या इंग्लिश लिटरेचर लिखते हैं। साहित्य का महत्व समझने के लिए जब तक हम गहराई में नहीं उतरेंगे, तब तक हम उसके महत्व को नहीं समझ पाएंगे। तो हमें गहराई में अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को जगाना होगा। क्रिटिकल थिंकिंग, आप एथिक्स में पढ़ते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, विदाउट क्रिटिकल थिंकिंग यू आर एनिमल। बिना क्रिटिकल थिंकिंग के आप एक जानवर के समान हैं। आपको और मानव को अलग क्या करती है? यही है क्रिटिकल थिंकिंग। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता है जो एनिमल्स में नहीं होती है। ठीक है, अरस्तु का यह मानना था। अब साहित्य के महत्व की चर्चा करें और साहित्य का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, साहित्य का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी राष्ट्र का जो साहित्य है उसकी जागृति का मापदंड है। ठीक है, अर्थात साहित्य सजग है, साहित्य शानदार है, तो प्रतीत होता है कि हां, राष्ट्र में चेतना की भावना बनी हुई है, राष्ट्र में जागृति का मापदंड बना हुआ है। ठीक है, साहित्य ही किसी देश की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत कर सकता है, साहित्य ही किसी समस्या की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत कर सकता है, साहित्य ही किसी समस्या को भीतर से दिखला सकता है आपको। देखिए, हिंदी साहित्य की बात बाद में करूंगा। इंग्लिश लिटरेचर में आप लोगों ने शायद 9th या 10th में पढ़ा होगा, एक स्टोरी पढ़ी होगी, ड्रॉट। तो जब आप जीएस में पढ़ते हैं कि सूखे का प्रभाव ये है, तो आपको क्या फीलिंग आता है? आप क्या उस सूखे के प्रभाव को समझ पाते हैं? पूरी तरीके से नहीं समझ पाते हैं। अब जब आप वो ड्रॉट पढ़ लेंगे, तब समझ में आएगा कि ड्रॉट का प्रभाव कितना ज्यादा होता है, किस स्तर तक होता है। अब ड्रॉट आ गया, उसमें आप पूरा पढ़ेंगे, ड्रॉट आ गया, फसल नहीं हुई, बिक्री नहीं हुई, पैसे नहीं आए, पैसे नहीं हुई, अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाया, अपने घर खाना नहीं ला पाया, उसके जो जानवर हैं जो खेतों को जोतते थे वो भूख से मर गए, और उसका पूरा घर बिक गया। इस तरह का ड्रॉट है, उसे अपनी जगह छोड़कर जाना पड़ा। इतना ज्यादा प्रभाव ड्रॉट का कौन सिखाता है? साहित्य सिखाता है। और बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। आप लोग कहते हैं साहित्य बहुत दार्शनिक बातें करता है, साहित्य हवाई बातें करता है। नहीं, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हमें साहित्यकार वो चीज दिखलाता है जो हम नहीं देख पाते अपनी आंखों से।
या सूरज के प्रकाश में नहीं देख पाते, हम गहराई में उतरकर चीजों को देखते हैं। मैंने आपको बार बार बताया, किसान की समस्या जितनी अच्छा गोदान बता सकता है आपको, कोई जीएस का फैक्ट नहीं बता सकता, कोई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की कोई रिपोर्ट नहीं बता सकती। यह होता है साहित्य, यह होता है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है साहित्य आपके भीतर। ठीक है, आप आधुनिकता का गुण लेकर गाते रहते हैं कि पुनर्जागरण हुआ, पश्चिम से पुनर्जागरण आया और भारत में तब जाकर पुनर्जागरण हुआ, आधुनिकता की नींव रखी गई। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको अपनी आधुनिकता समझनी है तो आपको अपनी जड़ को देखना होगा। भाई भक्तिकाल को देखिए, 14वीं 13वीं 34वीं शताब्दी में शुरू हुआ, अर्थात 1300-1400 के बाद भक्तिकाल शुरू होता है। और भक्तिकाल के मूल्य देखिए आप, इतने ज्यादा डेवलप मूल, इतने ज्यादा लिबरल वैल्यूज हैं कि पुनर्जागरण की नहीं हो सकती पश्चिम में। वहां पुनर्जागरण आया, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट्स के डिफरेंस आज भी बने हुए हैं। अमेरिका में पिछले वर्ष का दंगा आपने देखा। तो भक्ति आंदोलन, आपने अपनी आधुनिकता को नकार दिया, अपनी देशीय आधुनिकता को नकार दिया, अपनी हिंदी जाति को नकार दिया, और हम पुनर्जागरण का गुण लेकर गा रहे हैं। तो साहित्य ये चीजें डेवलप करता है। ठीक है, साहित्य आपको आपसे मिलाता है, साहित्य किसी राष्ट्र की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करता है, साहित्य किसी समस्या की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करता है। साहित्य आपको प्रकृति से लगाव रखना सिखाता है। क्यों? जब भी आपको प्रेम का आलंबन करना होगा तो प्रकृति ही केंद्र में आएगी। जब भी आपको प्रेम का भाव प्रदर्शित करना होगा तब प्रकृति ही केंद्र में आती है। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूं, सागर जैसी आंखों वाली, सागर प्रकृति केंद्र में आ गई। किसी पर भी अगर आप अपने प्रेम का आरोपण करते हैं तो प्रकृति केंद्र में आ जाती है, तो प्रकृति से लगाव करना सिखाती है। शुक्ल जी कविता क्या है निबंध में कहते हैं कि हमें रागात्मक सत्व इस्टेब्लिश करना होगा प्रकृति के साथ, तब जाकर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला सकते हैं। शुक्ल जी के समय सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं आपको। ठीक है भाई, रागात्मक सत्व का मतलब क्या है कि एवरी क्रिएचर ऑन द अर्थ, आपको उनसे एक ट्रू रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना होगा। थोड़ी हवाई बातें होंगी, लेकिन प्रैक्टिकल बात मैं बताता हूं कि अगर आप अपनी नेचर से प्रेम करना सीख लेते हैं, आप अपने नेचर से लगाव करना सीख लेते हैं, अपनी प्रकृति से लगाव करना सीख लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सकते हैं। कुछ नहीं करना है। लोग कहते हैं देशभक्ति करना चाहता हूं, देशभक्ति करना चाहता हूं, कुछ नहीं, वाटर टैप बंद कर दीजिए जहां फालतू पानी बह रहा है। आप कहीं ना कहीं 5 जून को एक पेड़ लगा दीजिए। आप अपने जन्मदिन पर पार्टी ना करिए, बल्कि पेड़ लगाइए। अपने दोस्तों से कहिए मुझे गिफ्ट में पेड़ दे। तो इस तरह से आप देशभक्ति कर सकते हैं। ये कौन सिखाता है? साहित्य सिखाता है। कैसे? साहित्य अपनी कविताओं में प्रकृति का सुंदर रूप पिरोकर आपको सिखाता है। यह है साहित्य की महिमा, यह है साहित्य का गुणगान, यह है साहित्य का महत्व। उसके बाद साहित्य आपको आपसे मिलाता है। साहित्य आपकी प्रच्छन्नताओं को, आपके दिखावे को, आपके बहकावे, आपके बहरूपीय रूप को दूर करता है। ठीक है, शुक्ल जी बहुत अच्छा शब्द प्रयोग करते हैं, आपकी प्रच्छन्नताओं को दूर करता है। प्रच्छन्नता मतलब सभ्यता के आवरण, जैसे 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 विकास के भागदौड़ में आपके ऊपर आवरण चढ़ता जा रहा है, आवरण चढ़ता जा रहा है। एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे भी देखना है कई बार देखिए, आपने सुना होगा निदा फाजली जी का शेर। तो साहित्य आपको आपसे मिलाता है, साहित्य आपका सच्चा रूप दिखाता है। जब आप कविता लिखते हैं तो आपकी भावनाएं उस कोरे कागज पर छप जाती हैं, और वो भावनाएं झूठी नहीं होती हैं, वो भावनाएं आपके हृदय से निकलती हैं और कोरे कागज पर छपती हैं। तो साहित्य आपको आपसे मिलाता है। ठीक है, साहित्य आपके भीतर संवेदनशीलता का गुण प्रस्तुत करता है। साहित्य आपके भीतर प्रकृति के प्रति और हर क्रिएचर के प्रति लगाव उत्पन्न करता है। जैसे पूस की रात पढ़ेंगे आप तो उसमें जो हल्कू और झबरा का संबंध देखिए, कुत्ते और मालिक का संबंध कितने गहरे स्तर तक हो सकता है कि ठंडी में वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर सो रहे हों, इतने गहरे स्तर तक जा सकता है। हो सकता है उसको पढ़ने के बाद आप किसी कुत्ते को फिर पत्थर न मारें। मैं जानता हूं कि आपको चयनात्मक प्रकृति पसंद है, अर्थात जो सुंदर है सिर्फ उसे ही देख लेना, लेकिन जब बाबा नागार्जुन को पढ़ेंगे आप छछूंदर पर पढ़ेंगे, आप सुअर को मादर हिंद की बेटी समझेंगे। तो ये सारी चीजें साहित्य इतना ब्रॉड दृष्टिकोण आपका डेवलप करता है। तो साहित्य को जब भी आप कहें उसकी महत्ता क्या है, आप इन सारी बातों को बताकर उससे वाद विवाद कर सकते हैं। लेकिन वाद विवाद का आशय यह है कि आप अपने विचारों को तेज गति से नहीं बल्कि शील स्वभाव के साथ प्रस्तुत करें। आज के लिए बस इतना ही। हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।